Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. I am Preeti Sharma from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. So let's continue our sixth chapter, Manufacturing Industries, जिसमें कल हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था. आज हमें पढ़ना है जूट टेक्सटाइल. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूट टेक्सटाइल. जैसा कि कॉटन एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसी तरीके से ये जो जूट टेक्सटाइल है वो भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही आता है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स. इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, जूट का. सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया कहलाता है. ठीक है, किसका, जूट का. जूट टेक्सटाइल इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल. कि हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादातर जो जूट इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली कहाँ है, हमारे वेस्ट बंगाल में. जूट सपोर्ट अराउंड 40 lakh farmer families and provide direct employment to 2.6 lakh industrial workers and 1.4 lakh people in the tertiary sector. कि मोस्टली यहाँ पर ये जो जूट इंडस्ट्री है इससे कितने लोगों को मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कि 40 लाख फैमिलीज जो है फार्मर की वो एम्प्लॉयड है, यानी कि वो बिजी है किसमें, जूट प्रोडक्शन में. ठीक है, उसके साथ साथ प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है कितने, 2.6 लाख पर्सनस को जो वर्कर्स के रूप में वहाँ काम करते हैं. और उसके अलावा 1.4 लाख सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर को सपोर्ट करता है. टर्शरी सेक्टर मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो, उसके लिए 1.4 लाख पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, तो कितने लोगों को रोजगार मिला है किससे, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से. तो मोस्टली तो ये जो जूट गुड्स हैं ये सेकंड प्लेस लेता है, यानी कि बांग्लादेश जो है वो क्या कहलाता है, जूट गुड्स स्टैंड एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. यानी कि बांग्लादेश के बाद में जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाता है. यानी कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन आता है, बांग्लादेश. और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन आएगा, इंडिया. ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो बांग्लादेश कहलाता है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया कहलाता है. रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाता है. ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं, जूट मोस्टली किस काम में आते हैं, जो ये सैक्स वगैरह बनाए जाते हैं या जो पैकेजिंग के जो बैग्स वगैरह बनते हैं, गनी बैग्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके काम में आती है, जो पैकिंग के काम में आती हैं. तो जूट से ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. ठीक है, West Bengal has the largest concentration of jute industry. Jute industry is located along the Hooghly River. ये जो जूट इंडस्ट्री है ये कहाँ पर है, हमारा हुगली रिवर. हुगली रिवर कहाँ पर आता है आपका, कहाँ आता है हुगली रिवर, बताओ, हुगली रिवर कहाँ पर है. यस, West Bengal. यस, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर है. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. तो हुगली रिवर जो है वहां पर ही सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज जो है वो क्यों सेटअप की गई है, क्योंकि मोस्टली जो रिवर बेसिन्स होते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है. क्यों लगाई जाती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी रहता है. इजी ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही मोस्टली रिवर बेसिन्स के पास में इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप की जाती हैं. इसके अलावा ये जो रिवर बेसिन्स होते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप करने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी होता है. क्योंकि सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है.
ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो हम देखेंगे रिवर बेसिन के आसपास होती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन सा होता है, तो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट आता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन। हुगली बेसिन के पास इंडस्ट्रीज जूट टेक्सटाइल को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हुगली रिवर बेसिन के पास में क्या लगाया गया है, आपका जूट इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो ये है कि प्रिमिटिव प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका proximity of the jute producing areas reducing the cost of ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब है कि जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो मोस्टली कहाँ पर है। आप देखोगे हमारा जो इंडिया का जो मैप है, ये आपका मैप सपोज यहाँ पर आपका जो वेस्ट बंगाल आएगा, यहाँ आपका बांग्लादेश आ गया, इसी के आसपास के जो एरियाज हो गए आपके कौन कौन से आ गए, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल है, एक दो स्टेट्स और आएंगे इसके अंदर, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, ये सारे स्टेट्स जो हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, गुजरात और महाराष्ट्र ये सब आएंगे तो उनके लिए इस साइड में आपका जो पोर्ट है वो इधर होगा। साइड में आपके जो वेस्टर्न पार्ट में जो है, सॉरी ईस्टर्न पार्ट में जो है आपके जो भी स्टेट्स आते हैं उनके लिए इजी ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण, हुगली रिवर के पास इजी ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो मोस्टली होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे मैम यस चिराग को कहो अपना माइक ऑफ करे। कौन है, सेकेंड जो पॉइंट है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा रीजन क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपेस्ट है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट होना, और एंड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहाँ इसकी वजह से, और उसके अलावा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन से ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the इंडस्ट्रीज, ये आप आगे लास्ट में इंडस्ट्रीज लिख लेना
कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपेस्ट होने का एक रीज़न है कि ये हुगली रिवर के पास में ये फॉर्मेशन किया गया है इंडस्ट्रीज़ का। उसके अलावा सिर्फ वाटरवेज ही नहीं बल्कि रोडवेज और रेलवेज जो हैं उनसे भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाया जाता है ताकि रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया, एक फैक्टर हो गया। थर्ड जो आपका आता है वो है एबुडेंट वाटर सप्लाई फॉर नियर बाई रिवर फॉर प्रोड्यूसिंग जूट, रॉ जूट, यानी कि रॉ जूट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो भी क्या होता है, रिवर होने के कारण क्या हो सकता है, आसपास जो है जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सो एबुडेंट वाटर सप्लाई, abundant water supply, abundant water supply from nearby river, from nearby rivers for producing raw material, for producing रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण ही क्या है, रिवर्स के पास में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज सच एज बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप की गई हैं। तो इंडस्ट्रीज ये तो है नहीं कि अकेले सब चला लेंगे, और रॉ मटेरियल्स जो है और या जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किया जाता है इंडस्ट्रीज में, जो वर्क किया जाता है वो कौन करेगा, लेबर करेंगे। तो यहाँ पर जो लेबर है वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ के लोग जो हैं क्या होते हैं, कम पैसे में भी काम करने को तैयार होते हैं क्योंकि बहुत काम मिलता है। तो इसीलिए चीप लेबर फ्रॉम cheap labor from West Bengal, cheap labor from West Bengal and adjoining areas and adjoining areas such as, जैसे कि कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं इनको, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, तो चीपेस्ट मीन लेबर जो है वो मिल जाते हैं इजीली, जिसके कारण यहाँ पर रिवर बेसिन के आसपास ही क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि कोलकाता इज ए लार्ज अर्बन सेंटर, कि कोलकाता क्या है, यहाँ पर एक लार्ज अर्बन सेंटर है, यानी कि यहाँ पर सिटी है जो है वो कौन सा आता है, जो बिगेस्ट सिटी है जो है वो कोलकाता ही आता है, जिसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। तो 5th नंबर पर आता है आपका कि कोलकाता इज ए लार्ज अर्बन सेंटर। ये क्या है, एक लार्ज अर्बन सेंटर है। एंड विच प्रोवाइड बैंकिंग, जहाँ से क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है, इसको अर्बन सेंटर बनाया गया है तो इसके लिए यहाँ से कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वह अवेलेबल है, विच प्रोवाइडिंग बैंकिंग, हमें क्या प्रोवाइड करती है, बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड पोस्ट फैसिलिटीज, किस चीज के लिए पोस्ट फैसिलिटीज, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ
export of jute goods from हुगली। हुगली से सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं जूट से, उनको एक्सपोर्ट करने का काम भी कहाँ से होता है? हमारा कोलकाता से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन द हुगली बेसिन। हुगली बेसिन में जूट मिल्स को लगाने के पीछे यही कुछ रीजन है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हो गए। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सबसे पहले कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें मेन याद रखनी है। तो ये तो फैक्टर्स हो गए कि हुगली रिवर के पास क्यों लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट जूट टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ से सेटअप की गई थी? वो सेटअप की गई कोलकाता के अंदर। ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? ये देखो कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो जूट टेक्सटाइल है इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि फर्स्ट जूट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता। ये जो फर्स्ट जूट टेक्सटाइल मिल है ये कहाँ सेटअप की गई? सेटअप नियर कोलकाता। कब की गई? इन 1855 एट कहाँ पर? रिसरा में। ये आपका रिसरा जो है वो कहाँ आता है? कोलकाता के अंदर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही आएगा आपका रिसरा। नेक्स्ट इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर जूट का प्रोडक्शन होता है? तो इसके अंदर आपका आता है गुजरात, मोस्टली जहां रिवर्स वाटर प्रेजेंट है वहां पर आएगा महाराष्ट्र, जहां जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड आता है आपका हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका। ये वो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। कोलकाता इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया जो है वो क्या करता है? यार्न जो है जूट से जो धागा बनता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है मोस्टली कहाँ कहाँ पर? जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन जूट एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो किसका आता है? इंडिया का ही। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल ऑफ जूट। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम इसमें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं कि जिसको फेस करता है कौन? जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री जो है उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो इसके लिए आपके जूट इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये आता है कि स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। इसको पहले मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टिफ कंपटीशन in the international market from
सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। अब ये सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो क्या हैं कि जूट जो है, जूट मोस्टली कैसा होता है कि जो आप देखते हो कि जिसमें आप लोग अनाज वगैरह डालते हैं ना अपन घर के ऊपर, जो बोरे वगैरह जो होते हैं उन्हें ही कहते हैं, वो जूट से ही बना होता है ना। जितने भी पैकेजिंग बैग्स वगैरह बनते हैं तो वो जूट से ही बनते हैं मोस्टली। उनके कई सब्स्टिट्यूट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि अब सारी चीज़ें किस में पैक होने लगी, प्लास्टिक के हैं, कोई सिंथेटिक के हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं जिनसे कपड़े वगैरह के जो यूज़ किए जाते हैं, तो अलग अलग जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं फाइबर्स जिनसे पैकेजिंग का काम किया जाता है। इससे काफ़ी बेटर होते हैं। जूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिसके कारण क्या है, इसके जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं, जो इसके अलावा चीज़ें काम में ली जा रही है, जो इसकी जगह पर चीज़ें काम में ली जा रही है पैकेजिंग के लिए, तो वो क्या है, उनका कॉस्ट भी कम है। क्योंकि प्लास्टिक को जो है वो इजीली बनाया जा सकता है ना, वो इतने कॉस्टली भी नहीं होते। क्योंकि जूट कॉस्टली क्यों पड़ता है, क्योंकि इसको जितना भी प्रोडक्शन लगता है तो फार्मर्स जो हैं उनके प्रोडक्शन का खर्चा, उसके अलावा फिर उसको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है, इंडस्ट्रीज से मार्केट तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। तो उसके बाद में जब इसको पैकेजिंग में काम में लेते हैं तो जो भी चीज़ें उसमें पैक्ड होती हैं उससे क्या होता है, उसकी प्राइस को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो ये जूट बैग्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। और इसके जो सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कंपटीशन जो है, बहुत टफ कंपटीशन जो है वो इसके आ चुके हैं, जो कि इसके सामने क्या एक चैलेंज के रूप में है। इसके साथ साथ जूट के जो बैग्स होते हैं उनमें भीगने का भी डर होता है। अगर एक बार भीग गया तो उससे क्या होगा, अंदर जो भी हमने चीज़ें पैक की है वो सारी चीज़ें भी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा जो हम सिंथेटिक और प्लास्टिक की जो पैकिंग बैग्स यूज़ करते हैं तो उनमें भीगने का खतरा भी नहीं होता, सामान ख़राब होने का भी खतरा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो जूट इंडस्ट्री है उसके लिए क्या है, एक स्टिफ कॉम्पिटिशन के रूप में काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंड, कि सप्लाई कंपटीशन फ्रॉम अदर जूट प्रोड्यूसिंग नेशन लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। ये सप्लाई कंपटीशन जो है, जूट प्रोड्यूसिंग नेशन जो है उनसे भी सप्लाई जो हो रहा है वो भी यहाँ से चल रहा है। जैसे कि बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इजिप्ट है और थाईलैंड है। ठीक है, सेकेंड जो आपका कंपटीशन है वो है सप्लाई कंपटीशन सप्लाई कंपटीशन, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि सप्लाई कंपटीशन फ्रॉम अदर जूट प्रोड्यूसिंग नेशन, कि जो अदर जो नेशन जो है जो जूट का प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं वहाँ से भी सप्लाई हो रहा है। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही एक रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहा है तो वहीं से ही सिर्फ जूट का प्रोडक्शन हो रहा है तो सिर्फ वहीं से ही सप्लाई होगा, बल्कि अदर कंट्रीज जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ से भी सप्लाई का काम किया जाता है। थर्ड जो आता है आपका वो है, डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट टू इंक्रीज द कल्टिवेटेड एरिया अंडर जूट, इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन रॉ मटेरियल। कि इंडिया जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो जूट प्रोड्यूसिंग के लिए सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट यानी कि अपने ऊपर ही निर्भर है। मोस्टली जो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कहाँ से मंगवाए जाते हैं, बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो कि हमारे इंडिया के ही पास में है। ये आपका जो एरिया है वो क्या आएगा, बांग्लादेश का आ जाता है ना। तो ये जो एरिया आएगा यहाँ से क्या हो सकता है, जूट का जो रॉ मटेरियल है वो मोस्टली यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं जिनसे रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसके बाद में द मिल्स एंड मशीनरी इन जूट सेक्टर आर ऑब्सोलेट एंड नीड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कि जो मिल्स है, जो मशीनरीज जो यूज की जाती है जूट सेक्टर के अंदर, वो सारी चीजें क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उनको चेंज करने की जरूरत है। और लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि जो जूट प्रोडक्शन मार्केट है उसको लूज करने का, इसके जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं जो इसके अलावा चीज़ें आई हैं जो इसकी जगह ले रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, जूट को रिप्लेस करती जा रही है, यानी कि उसके काम को और ज़्यादा खतरा जो है उसके लिए बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो ये तो कुछ चैलेंजेस हो गए।
इसके बाद में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज जो हैं वो बनाई हैं। तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो ये थी कि नेशनल जूट पॉलिसी बनाई, और वो कब बनाई? 2005 के अंदर। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, इसको बचाने के लिए नेशनल जूट पॉलिसी बना रही है, जो कि कब बनाया गया था? 2005 के अंदर नेशनल जूट पॉलिसी को बनाया गया। इस पॉलिसी के अंदर क्या डिमांड रखी गई कि द इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग, कि सभी के लिए कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो पैकिंग होगी वो किस में होगी? जूट में, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर सारी चीज़ें जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सबका सब कंजप्ट तो नहीं हो सकता, तो उस कंजप्शन के लिए क्या किया गया? सबको कंपलसरी कर दिया गया कि इंडस्ट्रीज जो है वो पैकेजिंग के लिए जूट को ही काम में लेगी। एंड टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके डिमांड को क्या करना पड़ेगा? उसको कंजप्ट करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से, ये रीजन था जिसकी वजह से नेशनल जूट पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया गया। कब? 2005 के अंदर। ठीक है। और फिर एक चीज और, इस चीज के लिए भी इस नेशनल पॉलिसी जो है उसको इंक्रीज किया गया, जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप देखोगे जितने भी हम प्लास्टिक के बैग्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और ये जो जूट होता है इससे हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इसके कारण भी क्या किया गया है? जूट के प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो था आपका जूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के अंदर देखो कि इंडियन शुगर इंडस्ट्री इज ऑल्सो ए मेजर सेक्टर विच गिव एम्प्लॉयमेंट टू ऑलमोस्ट 7.5% पॉपुलेशन इन इंडियन इकोनॉमी। कि जैसे कि जूट सेक्टर है, कॉटन टेक्सटाइल में लोगों को जितना ज़्यादा जो है रोजगार मिलता है, उसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसा कि कॉटन और जूट है उसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री भी क्या है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। ठीक है। So the sugar industry plays a leading role in global market, India being the world's second largest producer after Brazil। यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन क्या है? ब्राजील। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो शुगर इंडस्ट्री का वो कौन सा है? इंडिया। Nearly producing nearly 15 to 25% of global sugar and sugar cane respectively। यहाँ पर 15 to 25% जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है किसका? शुगर कैन का। Sugar industry is broadly distributed over two major areas of production, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana and Punjab in the north and Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh in the south। यानी कि नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में मोस्टली शुगर कैन का प्रोडक्शन किया जाता है। साउथ इंडिया हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर हायर शुगर क्रोज कंटेंट। साउथ इंडिया में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो मोस्टली किसके लिए सुटेबल है? सुक्रोज कंटेंट। सुक्रोज कंटेंट क्या होता है? कि ये जो सुक्रोज कंटेंट है, सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? कि आप देखोगे कि जो स्वीटनेस होती है किसके अंदर? शुगर कैन के अंदर। शुगर कैन के अंदर जो स्वीटनेस प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, है ना। कई बार आप देखते हो कि कई शुगर कैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो वो जो मीठापन होता है उस शुगर कैन का वो क्या है? सुक्रोज है। ठीक है। गिविंग हायर यील्ड पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया में जो ट्रॉपिकल रीजन्स है मोस्टली वहाँ पर जो सुक्रोज कंटेंट है वहाँ पर किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पर जो हाई यील्ड यूनिट जो है वो यूज़ की जाती है, यानी कि जो वैरायटी जो है सीड्स की वो बहुत अच्छी यूज़ की जाती है।
Maharashtra has progressed a lot and captured first position from Uttar Pradesh to emerge as the largest producer of sugar in India. कि महाराष्ट्र जो है उसने उत्तर प्रदेश को कंपटीशन देते हुए उससे क्या हुआ, आगे निकल गया और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर का इंडिया के अंदर कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है। यही सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं कि उससे प्रॉफिट कितना है और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रही है शुगर इंडस्ट्री। तो इसके लिए भी, शुगर इंडस्ट्री के लिए भी कौन कौन से चैलेंजेस हैं शुगर इंडस्ट्रीज के लिए, जो चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट, द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्या, सीजनल नेचर। सीजनल नेचर क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी सीजन में ही ग्रो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी उस शुगर कैन की खेती कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर किसी सीजन में ही ग्रो किए जा सकते हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, सीजनल इंडस्ट्री ही कहा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन देयर बाय अफेक्टिंग इट्स प्रोडक्शन। यानी कि इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, वही पुरानी टेक्निक्स को यूज किया जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए, और जिससे आगे जो शुगर कैन से जो शुगर का प्रोडक्शन होगा उसको भी क्या कर रहा है, इससे इफेक्ट पड़ता है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट डिले इन कैरिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स लाइक बैगेज। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले हो जाता है, जैसे कि आप मान लो कि जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है, सप्लाई करने में क्या हुआ, शुगर कैन का, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक दो शुगर कैन से ही शुगर जो है वो प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे शुगर कैन का यूज़ किया जाता है। ट्रक्स जो होते हैं वो लोड होते हैं शुगर कैन के। तो जब एक साथ बहुत सारे शुगर कैन को जब हम सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो जब उसमें डिले हो जाए तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आप घर पे भी देखोगे जो गन्ने वगैरह आप लेकर आते हो, अगर आपने उसको लेकर आओगे तब तो वो फ्रेश है, अदरवाइज आपने उसको 5-7 दिन के लिए कहीं पर रख दिया तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो सूखने लगेगा। और सूखने से उसमें जो सुक्रोज कंटेंट है, उसमें जो उसका मीठापन होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। उसकी जो क्वालिटी जो है थी, जो आप लेकर आए थे तब थी, और बाद में आप उसको देखते हो तो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो उसी तरीके से जब ट्रांसपोर्टेशंस में डिले होते हैं तो सुक्रोज के कंटेंट जो है वो शुगर कैन से खत्म होने लगते हैं, और अगर मीठा पानी उसमें से खत्म हो जाएगा तो चीनी जो है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, शुगर को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक रीजन है जो कि शुगर इंडस्ट्रीज के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द इंडस्ट्री सीजनल, जो ऑब्टेनिंग लेबर बिकम्स डिफिकल्ट, कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो सीजनल होती है, पर्टिकुलर सीजन में ही इसको चलाया जा सकता है। तो उस टाइम पर लेबर्स तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी इंडस्ट्रीज के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि वो तो सीजनल है, वो तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही काम करेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। अदरवाइज वो जो पर्सन है जो लेबर के रूप में उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी के लिए तो बैठा नहीं रहेगा, वो अपना कोई और जॉब करेगा। तो उस टाइम पर जो लेबर्स होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो आपका आता है वो ये है कि द रॉ मटेरियल इज बल्की। रॉ मटेरियल बल्की मीन्स बहुत सारे, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है, एंड मेकिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट, एंड सुक्रोज कंटेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, जिसके कारण ये फिर कोई काम के नहीं रहते, किसके लिए, शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ तक आपको अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है। कल मैंने 5th चैप्टर के का जो PDF है वो आपको सेंड किया है, और सबकी नोटबुक मेरे पास नहीं आ रही है। चिराग, ओसाफ, सुमित, विक्रम, आप लोगों को अपनी नोटबुक जल्द से जल्द यहाँ सबमिट करनी है चेक करवाने के लिए, और कल हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स? Okay.